हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है पिछले हफ्ते में। तो यहाँ पे देखिए, जापान की न्यूज़ है सबसे पहले। तो जापान अगले 5 वर्षों में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। तो अभी जो जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, इन्होंने अपना भारत दौरा किया और उसी दौरे के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ शिखर वार्ता की और वहीं पे ये डिसीजन लिया गया जिसके बीच दोनों देशों के बीच में लगभग 6 करार किए गए हैं, जिसके तहत जापान जो है भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक रिपोर्ट है जो कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 है, जो अभी हाल ही में रिसेंट में पब्लिश की गई है। और इसमें यह बताया गया कि भारत में मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है ये वायु प्रदूषण है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में बताई गई है। इसके बाद यहाँ पे नागालैंड को लेके न्यूज़ है। तो नागालैंड से ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नागालैंड का जो विधानसभा है ये भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा बना है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में भारत का कौन सा स्टेट है जहाँ की विधानसभा रिसेंट में पूरी तरह से पेपरलेस बनी है। तो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है। इसके बाद यहाँ पे आयकर विभाग से न्यूज़ है। तो आयकर विभाग ने बताया है कि अब तक सबसे अधिक प्रत्यक्ष कर संग्रहण किया गया है। मतलब कि जो अभी रिसेंट में फाइनेंशियल ईयर था 2021-22 का, यहाँ पे 13,63,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष कर संग्रह किया गया है, जो कि 48% यानी कि 48% बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसके बाद देखिए, एक इम्पॉर्टेंट डे यहाँ पे हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है, विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे। ठीक है, हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। तो एक्चुअली में 1962 में पहली बार हुआ था जबकि इसे अनौपचारिक तौर पे इस दिन को मनाया गया था। इसके बाद 1948 में यूनेस्को और विश्व के ख्यातनाम रंगकर्मियों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की स्थापना प्राग में की थी, जो कि चेक रिपब्लिक में है। और अभी बात करते हैं प्रेजेंट में इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये है पेरिस में। इसका देखिए डेट जो है 27 मार्च ही क्यों चुनी गई, तो 27 मार्च इसलिए चुना गया क्योंकि पेरिस में जो थिएटर ऑफ नेशंस है इसकी शुरुआत हुई थी 27 मार्च को ही, और सबसे पहली बार 27 मार्च को ही इसे अनौपचारिक तौर पे मनाया भी गया था। इस कारण से 27 मार्च चुना गया है। इसके बाद बात करते हैं, हर साल कोई एक पर्सनालिटी जो है ये संदेश देते हैं जो कि थिएटर से जुड़े हैं। तो 2022 का जो संदेश है ये देंगे पीटर सेलर्स। इनका नाम आपको याद रखना, क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो 2022 का जो संदेश है ये देंगे पीटर सेलर्स, जो कि अमेरिकी ओपेरा और थिएटर और फेस्टिवल डायरेक्टर हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो श्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। इसके बाद उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं, तो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं श्री गुरमीत सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं श्री एन बीरेन सिंह। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं, तो मणिपुर के राज्यपाल हैं एल गणेशन जी। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, मुख्यमंत्री के भी और राज्यपाल के भी। इसके बाद पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं श्री भगवंत मान। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं श्री भगवंत मान। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं, तो पंजाब के राज्यपाल हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित जी। ठीक है, तो आपको हर स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो गवर्नर हैं इनके नाम याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लुधियाना की न्यूज़ है। तो यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े सोलर ट्री का उद्घाटन किया गया है। तो पहले करंट अफेयर के वीडियो में आपको इसके बारे में मैंने बताया था, इसका जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और इसे 21 जनवरी 2022 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे है ये, लुधियाना में है, ये आपको याद रखना है। और इसे बनाया गया है 3.983 वर्ग मीटर में।
इसके बाद शेफाली राजदान दुग्गल, शेफाली राजदान दुग्गल, इनका नाम आपको याद रखना है। ये अमेरिकी राजदूत हैं, कहाँ पे, नेदरलैंड्स में ये नामित हुई हैं। ठीक है, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन जी, इन्होंने भारतवंशी राजनीतिक कार्यकर्ता शेफाली राजदान दुग्गल को नेदरलैंड्स में अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया है। इसके बाद एक अलग कंट्री बनी है जिसका नाम दिया गया है प्रिंसिपैलिटी ऑफ आइलैंडिया। ठीक है, तो ये जो कंट्री है इसे क्राउड फंडिंग के जरिए बनाया गया है। ये एक कैरिबियाई देश है, हालांकि अभी इसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन अभी रिसेंट में ये बनाया गया है ये देश नया, इस कारण से न्यूज़ में है। तो आपको इसका नाम याद रखना है, प्रिंसिपैलिटी ऑफ आइलैंडिया इसका नाम दिया गया है। ठीक है, इन्हें बनाया किसने है, ये हैं गैरथ जॉनसन और मार्शल मेयर, इन्होंने क्राउड फंडिंग के जरिए एक अलग देश बनाया है। इसके बाद बेंगलुरु से न्यूज़ है, तो यहाँ पे भारत का पहला वाटर डेटा एक्वेरियम शुरू किया गया है। ठीक है, तो कर्नाटका के सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं CN अश्वनाथ नारायण जी, इन्होंने हाल ही में भारत का पहला वाटर डेटा एक्वेरियम शुरू किया है। कहाँ पे, बेंगलुरु में। तो जो बेंगलुरु में एक कंपनी है जिसका नाम है एक्वा फ्रॉफ्ट ग्रुप वेंचर्स, ठीक है, तो इसी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आगे यहाँ पे रंजीत रथ जी हैं, ये ऑयल इंडिया के नए चेयरमैन होंगे। ठीक है, ये देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, और यहाँ के नए चेयरमैन बनेंगे कौन, रंजीत रथ जी। इसके बाद है नटराजन चंद्रशेखरन जी, ये एयर इंडिया के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, टाटा ग्रुप ने नटराजन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया है रिसेंट में, तो इनका भी आपको नाम याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा स्मृति शेष। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑस्कर विनिंग अभिनेता हैं जिनका नाम है विलियम हर्ट, हाल ही में इनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद एक यहाँ पे अनोखी न्यूज़ थी जहाँ पे एक व्यक्ति ने सूअर का हृदय अपने में ट्रांसप्लांट करवाया था। तो सूअर का हृदय ट्रांसप्लांट करवाने के बाद रिसेंट में इनकी भी मृत्यु हुई है 57 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो इनका भी आपको नाम याद रखना है। इनका नाम था डेविड बेनेट। ठीक है, डेविड बेनेट इनका नाम था, हाल ही में इनका भी निधन हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे खेल के कुछ MCQ हैं, इन्हें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किस वर्ष ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 2032 में। इसके बाद वर्ष 2019 में इटालियन ओपन में किस खिलाड़ी ने महिला एकल वर्ग का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर है कैरोलिना प्लिस्कोवा। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस देश के खिलाफ बनाया था? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। फिर है कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में किस देश ने महिला हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। इसके बाद है बजरंग लाल किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौकायान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित शर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहला शतक किस देश के खिलाफ बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। फिर है वर्ष 2018 में किस क्लब ने UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रियल मैड्रिड। फिर है ICC ने वर्ष 2021 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी क्रिकेटर चुना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद रिजवान। फिर है वरुण सिंह भाटी किस खेल में भारत के लिए पैरालंपिक पदक जीत चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंची कूद। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार किस देश में आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। सबसे पहली बार कनाडा में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे। इसके बाद है अनिर्बान लाहिड़ी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ में। फिर है टोक्यो ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्सेल जैकब्स। नेक्स्ट है सऊदी अरब ने कितने बार AFC एशियन कप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। फिर है वर्ष 2019 में किस खिलाड़ी ने इंडियन वेल्स मास्टर्स खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोमिनिक थिएम ने। आगे है, इनमें से किस भारतीय मुक्केबाज ने एशियन गेम्स 2018 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित पंघल। फिर है, इनमें से कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी रूस के लिए नहीं खेलती हैं? ध्यान से सुनिएगा, रूस के लिए नहीं खेलती हैं ये पूछा जा रहा है। तो जेलेना ओस्तापेंको ये रूस के लिए नहीं खेलती हैं। बाकी जो 3 यहाँ पे हैं टेनिस प्लेयर, महिला टेनिस प्लेयर, ये रूस के लिए खेलती हैं।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2010 में। फिर है, इनमें से किस वर्ष सेबेस्टियन वेटन ने फार्मूला 1 चैंपियनशिप नहीं जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2014 में। नेक्स्ट है, वर्ष 2016 में किस देश ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। फिर है, टोक्यो ओलंपिक में किस देश ने वाटर पोलो में पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्बिया। फिर है, फार्मूला 1 रेसर जो हैं चार्ल्स लेक्लर्क किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं ये? तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं मोनाको का। फिर है, भारत के लिए वनडे क्रिकेट में पहला शतक किस महिला क्रिकेटर ने बनाया है? तो अभी रिसेंट में ही आपको बताया था मैंने। इसका राइट आंसर है अंजुम चोपड़ा। ठीक है। फिर है, किस बल्लेबाज के नाम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस गेल। फिर है, जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका क्रिकेट से। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी में कितने बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 बार। आगे यहाँ पे देखिए, हिंदी साहित्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो यहाँ पे आपको 4 रचना का नाम दिया गया, आपको बताना कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो यहाँ पे देखिए, कृष्ण गीतावली ये जो है ये रचना तुलसीदास जी की है। इसके बाद है, रीतिकाल के उस कवि का नाम जिसने वीर रस में कविता की है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भूषण। फिर है, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग सर्वप्रथम किसने माना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो जो कनुप्रिय है ये रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सौरसैनी अपभ्रंश। ठीक है, सौरसैनी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर है 16 मात्राएं। फिर है, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आखिरी कलाम। फिर है, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि कहे जाते हैं, कौन है? तो इनका आपको नाम बताना है। इनका नाम है रीतिबद्ध। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कादम्बनी के संपादक का नाम क्या है? आपको नाम बताना है। तो कादम्बनी के संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी जी। इसके बाद है, रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं आपके नंददास जी। ठीक है, नंददास इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। इसके बाद है, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। 1863 है, 1880 है, 1876 है और 1851 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1863। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी। फिर है, आत्मा कबूतरी किसकी रचना है? तो ये रचना है मैत्रेयी पुष्पा जी की। फिर है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पे जो अध्येता ऑप्शन नंबर ए में है ये आपका राइट लिखा हुआ है, बाकी के 3 ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। फिर है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलयालम। फिर है, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दास्य भाव। फिर है, जयप्रकाश भारती किस बाल पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदन। नेक्स्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी के संपादकत्व में निकलने वाला पत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है कर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद। इसके बाद है, कहानी उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? ठीक है, जो कहानी आपका कहानी का नाम है उसने कहा था, आपको बताना है कि इसके मुख्य पात्र का नाम क्या है। तो इसके मुख्य पात्र थे लाहना सिंह। ठीक है, फिर है,
बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है ये? तो ये पंक्ति है मीराबाई की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलूक दास। फिर सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है सही वर्तनी इसमें से कौन सी है। तो इसमें से जो शारीरिक है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही लिखा हुआ है, बाकी 3 गलत हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो इसका राइट आंसर है कबीरदास। इसके बाद है आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बाबू गुलाब राय। फिर है इनमें से गलत जोड़ा छांटकर अलग करना हमें। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे गलत है। कॉलम जो आपको पेयर दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखिए जो मर्यादा और रामचंद्र शुक्ल है ये आपका गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दा। आगे बढ़ते हैं। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है राग दरबारी। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, आपको वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है? तो फिर से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतवाला पटना। ठीक है। इसके बाद है अनंत देवी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त। आगे बढ़ते हैं। छायावाद के प्रवर्तक कवि का नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। फिर है तोड़ती पत्थर, इस कविता के कवि कौन हैं? तो इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रसों को उनके स्थायी भाव के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए रौद्र, विभत्स, अद्भुत और शांत दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच होगा, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए रौद्र जो है ये आएगा क्रोध के साथ। ठीक है। फिर क्या आएगा आपका विभत्स जो है, विभत्स आएगा आपका जुगुप्सा के साथ। फिर क्या है आपका नेक्स्ट आपका अद्भुत, तो अद्भुत आएगा आपका विस्मय के साथ। और इसके बाद क्या है आपका शांत, शांत आएगा आपका किसके साथ? शांत आएगा आपका निर्वेद के साथ। तो सही क्रम बनाइए। देखिए सबसे पहले आएगा ये तीसरे नंबर वाला, फिर आएगा ये जुगुप्सा, फिर है विस्मय, और इसके बाद है निर्वेद, यानी कि 3 1 2 5। तो देखिए 3 1 2 5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में 3 1 2 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोहा। आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरहापा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद्र का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहब्बत की राहें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकांत संगीत, ये किसकी रचना है? ठीक है। एकांत संगीत जो है ये रचना है, तो आपसे पूछा है कि रचना है किसकी, तो ये रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। नेक्स्ट है मृणाल किस उपन्यास की पात्र हैं? तो इसका राइट आंसर है त्यागपत्र। फिर है बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आवा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी से नहीं लिया गया है? ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी और हिंदी में सेम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दा में देखिए ये राइट आंसर है। बाकी कॉमा, सेमी कॉलन और क्वेश्चन मार्क आप सभी को पता है कि अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी है। नेक्स्ट है प्रत्ययन के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघर्षहीन। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपमा। फिर है रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं इंशा अल्लाह खान। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए आ में दिया है सोहन लाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामाधारी सिंह दिनकर और सिया राम शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी में है आपका श्याम नारायण पांडे, सोहन लाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर और सिया राम शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी में है सिया राम शरण गुप्त, सोहन लाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे और रामाधारी सिंह दिनकर।
और इसके बाद है रामाधारी सिंह दिनकर, सिया राम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी और श्याम नारायण पांडे। तो आपको जन्म काल के अनुसार इनका सही अनुक्रम चुनना है। तो देखिए सबसे पहले हैं सिया राम शरण गुप्त, इनके बाद है सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे और रामाधारी सिंह दिनकर जी। तो ऑप्शन नंबर सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि जो उनका प्रकाशन वर्ष है उनके अनुसार इनका सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए सब जो ऑप्शन नंबर ए है हरिश्चंद्र मैगजीन, इसके बाद आनंद, कादम्बिनी, नागरी, प्रचारिणी पत्रिका और इसके बाद सरस्वती। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित दैनंदिनों यानी कि डायरियों का सही कालानुक्रम क्या है। तो यहाँ पे देखिए फिर से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पे इनका सही कालानुक्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सा, जिसमें दिया गया है दैनंदिनी, इसके बाद डायरी के कुछ पन्ने, इसके बाद मेरी कॉलेज डायरी और इसके बाद प्रवास की डायरी। तो ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे आपका राइट आंसर है। इसका देखिए जनरल इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके आर्टिकल से क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपका ए एन और दा होता आर्टिकल, उससे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है राजा ड्रिंक्स, फिर स्पेस है, इसके बाद मिल्क डेली एट द मॉर्निंग। तो आप पूरा सेंटेंस पढ़िए, राजा ड्रिंक्स मिल्क डेली एट द मॉर्निंग। यहाँ पे आपको कोई भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। इसके बाद है बनानाज आर सोल्ड 50 रुपीज़ आ डजन, यहाँ पे आएगा ए, ठीक है, आ डजन। इसके बाद है जगदीश वॉज डैश असिस्टेंट डायरेक्टर इन दैट फिल्म। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, यहाँ पे आएगा एन, जगदीश वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन दैट फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज़ रिसेंटली बॉट आ कार, ठीक है, ही हैज़ रिसेंटली बॉट आ कार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन है शी इज़ रीडिंग अ नोवेल ऑन पॉलिटिक्स, यहाँ पे भी आपका ए आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रीपोजिशंस के कुछ क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले माय फ्रेंड्स वर टायर्ड वांडरिंग इन द फॉरेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माय फ्रेंड्स वर टायर्ड ऑफ वांडरिंग इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिलिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, साइकिलिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू शुड री राइट द कंक्लूजन ऑफ योर थीसिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डू यू बिलीव इन मिरेकल्स, ठीक है, डू यू बिलीव इन मिरेकल्स, ऑप्शन नंबर सी, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आई अपोलोजाइज फॉर माई फॉल्ट, ठीक है, फॉर माई फॉल्ट, यहाँ पे फॉर आएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ क्रैकिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यहाँ पे ऑफ आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही राइड्स हिज बाइक एट फुल स्पीड, यहाँ पे एट आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एट, ठीक है। आगे है यहाँ पे वर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है आई डैश 2 न्यू मूवीज़ ऑन OTT प्लेटफॉर्म दिस वीक। तो यहाँ पे आएगा हैव सीन, आई हैव सीन 2 न्यू मूवीज़ ऑन OTT प्लेटफॉर्म दिस वीक। नेक्स्ट है द डैश इन स्मॉल विलेज सिंस हर बर्थ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शी है, तो शी डैश इन स्मॉल विलेज सिंस हर बर्थ, तो क्या हो जाएगा शी हैज़ बीन लिविंग इन स्मॉल विलेज सिंस हर बर्थ, ठीक है, शी हैज़ बीन लिविंग आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है NAAC पीयर टीम डैश द कॉलेज नेक्स्ट मंथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NAAC पीयर टीम विल विजिट द कॉलेज नेक्स्ट मंथ। इसके बाद है आपका माई ब्रदर डैश 2 टिकट फॉर न्यू मूवी येस्टरडे, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा माई ब्रदर बुकड 2 टिकट्स फॉर न्यू मूवी येस्टरडे। इसके बाद है आपका ड्रिंकिंग एल्कोहल, ये तो आपने कई बार वार्निंग पढ़ी होगी कई जगह, तो ये तो आपको याद ही होगा, ड्रिंकिंग एल्कोहल इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। इसके बाद सीमा डैश मनी स्वीट्स एंड क्लोथ्स टू पुअर पीपल एवरी ईयर इन दिवाली, तो सीमा डोनेट्स, यहाँ पे आ जाएगा डोनेट्स, सीमा डोनेट्स मनी स्वीट्स एंड क्लोथ्स टू द पुअर पीपल एवरी ईयर इन दिवाली। आगे बढ़ते हैं ही डजेंट लाइक चाइनीज़ फूड, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या है वॉइस चेंज करना है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको वॉइस चेंज करना है। तो क्वेश्चन है ही डजेंट लाइक चाइनीज़ फूड, इसका आपको वॉइस चेंज करना है।
इसका आंसर हो जाएगा चाइनीज़ फूड इज़ नॉट लाइक्ड बाई हिम। नेक्स्ट है डज शी कुक फूड, इसका भी आपको वॉइस चेंज करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इज़ फूड कुकड बाई हर। इसके बाद ही डिड नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम, तो इसका वॉइस चेंज करके जो राइट आंसर होगा ये होगा माई प्रॉब्लम वॉज नॉट सॉल्व बाई हिम। नेक्स्ट है द एडमिशन कमिटी अप्रूव्स द एडमिशन फॉर्म, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द एडमिशन फॉर्म इज़ अप्रूव्ड बाय द एडमिशन कमिटी। इसके बाद है आई क्लीन द हाउस एवरी संडे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द हाउस इज़ क्लीन्ड बाय मी एवरी संडे। नेक्स्ट है द गेस्ट एन्जॉयड द पार्टी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द पार्टी वॉज एन्जॉयड बाय द गेस्ट। इसके बाद है लर्न द म्यूज़िक, तो इसका भी आपको वॉइस चेंज करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेट द म्यूज़िक बी लर्नड। फिर है यहाँ पे आपको आइडियम और फ्रेसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, तो देखिए पहला क्वेश्चन है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिटवीन टू डेंजर्स। फिर है कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हाईली सक्सेसफुल। फिर है द गिफ्ट ऑफ द गैब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टैलेंट फॉर स्पीकिंग। नेक्स्ट है आपका कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विथ समवन। नेक्स्ट है ड्राइव अ हार्ड बार्गेन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्ग्यू हार्ड टू गेट अ फेवरेबल डील। इसके बाद आपको यहाँ पे अपोजिट वर्ड चूज़ करने हैं, यानी कि एंटोनिम्स चूज़ करने हैं, तो सबसे पहले है कैलेमिटी, तो इसका अपोजिट होगा कैलेमिटी का आपका फॉर्च्यून। फिर है फैलेसी, तो फैलेसी का अपोजिट आपका क्या होगा, फैलेसी का अपोजिट होगा आपका वेरासिटी। फिर है हैज़ार्ड, हैज़ार्ड का अपोजिट हो जाएगा आपका सिक्योरिटी। नेक्स्ट है इम्पेयर, इम्पेयर का अपोजिट होगा आपका रिवाइव। फिर है प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का अपोजिट होगा आपका नेग्लिजेंट, ठीक है, नेग्लिजेंट आपका प्रॉम्प्ट का अपोजिट हो जाएगा। आगे आपको सेम मीनिंग वाले वर्ड बताने हैं, यानी कि सिनोनिम्स, तो सबसे पहले है क्वेल, तो क्वेल का सिनोनिम हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए सबड्यू, क्वेल का सिनोनिम होगा सबड्यू। फिर है सैवेज, सैवेज का सिनोनिम होगा आपका यहाँ पे अनसिविलाइज्ड। फिर है डिसप्लीज, डिसप्लीज का आपका सिनोनिम होगा ऑफेंड। फिर है ग्रिप, ग्रिप का आपका सिनोनिम होगा होल्ड। फिर है डाइल्यूट, डाइल्यूट का आपका सिनोनिम होगा देखिए यहाँ पे वीकेन। फिर आपको यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं, तो पहला क्वेश्चन है एन इंटेंस फियर ऑफ ट्रैवलिंग, इसे क्या कहा जाता है, तो जो आपका ट्रैवलिंग है इसके फियर को कहा जाता है होडोफोबिया। फिर है द साउंड्स ऑफ आउल्स, तो जो आउल्स के साउंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है हूट। फिर है अ लिस्ट ऑफ बुक्स, इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे कैटलॉग। फिर है एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा फैटल। फिर है वन हु इज़ फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा एपिक्योर। फिर यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में अलग अलग वर्ड की स्पेलिंग दी गई हैं, तो आपको चूज़ करना है कि उस वर्ड की सही स्पेलिंग कौन सी है। तो देखिए पहला है 100, तो आपको बताना है कि सही स्पेलिंग किस में लिखी हुई 100 की, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो है ए, यहीं पे 100 की सही स्पेलिंग है। इसके बाद है कौन सा वर्ड आपका है कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस इसकी स्पेलिंग कहाँ पे सही लिखी है, इसकी भी स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए पे ही सही लिखी हुई है। फिर है एकोमोडेट, ठीक है, एकोमोडेट इसका सही मीनिंग कहाँ पे लिखा गया है, स्पेलिंग कहाँ लिखा गया है, तो सही स्पेलिंग है इसकी ऑप्शन नंबर बी में एकोमोडेट की। फिर है ज्वेलरी, ज्वेलरी की स्पेलिंग सही किस ऑप्शन में है, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में आपकी ज्वेलरी की स्पेलिंग सही लिखी हुई है। और आखिरी क्वेश्चन है डेफिनेटली, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन में सही स्पेलिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी में डेफिनेटली की सही स्पेलिंग लिखी गई है। इसके बाद है कुछ खेल समाचार, आइए देखते हैं इसे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात हो रही है, तो भारत के युवा शटलर जो हैं लक्ष्य सेन, इन्होंने इस टूर्नामेंट में इतिहास रचने वाले थे लेकिन चूक गए। एक्चुअली में हुआ क्या था, फाइनल में ये हार गए, ठीक है, जो पुरुषों का एकल वर्ग था फाइनल में ये हार गए थे। अगर ये फाइनल जीतते तो ये एक तरह से इतिहास बनाते। तो फाइनल ये हार गए हैं, लेकिन हारे किससे हैं ये याद रखिएगा,
तो ये हारे हैं विक्टर एक्सेल्सन से, ठीक है। यानी कि इस साल का जो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप है जो कि बर्मिंघम में आयोजित किया गया था, ठीक है, और ये शटलर यानी कि आपका बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। तो इस साल में पुरुष एकल वर्ग में विजेता बने हैं विक्टर एक्सेल्सन, और भारत की तरफ से फाइनल में थे कौन, लक्ष्य सेन। तो आपको दोनों का नाम याद रखना है। इसके बाद महिला वर्ग की बात करते हैं तो महिला वर्ग में जापान की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अकाने यामागुची, इन्होंने जीता है, ठीक है। तो पुरुष वर्ग में जीते हैं विक्टर एक्सेल्सन और महिला वर्ग में जीती हैं अकाने यामागुची। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो सचिव हैं जय शाह, ये एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के तौर पर जो इनका कार्यकाल था ये 2024 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो जो जय शाह हैं ये वर्ष 2024 तक एसीसी यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने रहेंगे। यहाँ पे आइस हॉकी टूर्नामेंट की बात हो रही है जो कि दुबई में एक टूर्नामेंट हुआ था, यूनियन लेडीज़ हॉकी टूर्नामेंट। तो यहाँ पे जो भारतीय महिला टीम थी वो उपविजेता रही है, ठीक है। तो फाइनल में किससे हारी है भारतीय महिला टीम, तो फाइनल में हारी है आबू धाबी की टीम से, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो ये जो टूर्नामेंट था ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था दुबई में। टूर्नामेंट का नाम था यूनियन लेडीज़ हॉकी टूर्नामेंट। विजेता रही है आबू धाबी की टीम और उप विजेता रही है भारतीय महिला टीम। इसके बाद विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्होंने हाल ही में टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट याद रखेगा। इसके बाद फार्मूला 1 रेस की बात करते हैं, जो F1 यानी कि फार्मूला 1 रेस होती है। तो 2022 की पहली रेस हुई है अभी हाल ही में, जिसे मोरक्को के युवा कार रेसर चार्ल्स लेक्लर्क जीते हैं, ठीक है। इनका आपको नाम याद रखना है। तो पहली ग्रैंड प्रिक्स कौन थी, तो साल की पहली ग्रैंड प्रिक्स थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और इसे जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने। आगे देखते हैं यहाँ पे एशियाई बिलियर्ड्स खिताब की बात करते हैं। तो पंकज आडवाणी ने जीत लिया है एशियाई बिलियर्ड्स खिताब इस साल का, और उन्होंने ये अपने करियर में 8वीं बार इस टूर्नामेंट को जीता है, ठीक है। बिलियर्ड्स का टूर्नामेंट है ये एशियाई बिलियर्ड्स, और हाल ही में पंकज आडवाणी ने 8वीं बार फिर से इस टूर्नामेंट को जीत लिया है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। आगे बाद यहाँ पे बात करते हैं ISL की यानी कि इंडियन सुपर लीग की, जो कि फुटबॉल का टूर्नामेंट है भारत का। जैसे क्रिकेट में IPL होता है वैसे ही फुटबॉल में ISL होता है। तो इस साल का जो टूर्नामेंट है इसे जीता है हैदराबाद FC ने, ठीक है। तो फाइनल में हैदराबाद FC ने हराया किसे, ये भी आपको नाम याद रखना है। तो फाइनल में हैदराबाद FC ने केरला ब्लास्टर को हरा के जीता है इस साल का ISL का खिताब। इसके बाद इंडियन वेल्स मास्टर्स की बात करते हैं, जो कि एक टेनिस का टूर्नामेंट है। ये भी अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, तो इनके भी विनर्स का नाम याद रखना है आपको। तो अमेरिका की युवा टेनिस खिलाड़ी हैं टेलर फ्रिट्ज, इन्होंने इंडियन वेल्स मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। पुरुषों में बात की जाए, वही महिला वर्ग में बात किया जाए तो इस टूर्नामेंट को जीता है ईगा स्वितेक ने, जो कि पोलैंड की हैं, ठीक है। तो इंडियन वेल्स मास्टर्स टूर्नामेंट है, पुरुषों में जीते हैं अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज और महिला वर्ग में जीते हैं ईगा स्वितेक। इसके बाद बात करते हैं विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप की, जो कि सर्बिया में अभी हाल ही में आयोजित की गई थी। तो इटली के ओलंपिक चैंपियन हैं फराटा धावक, जिनका नाम है लेमोंट मार्सेल जैकब्स, ठीक है, लेमोंट मार्सेल जैकब्स। तो इन्होंने इस साल का इंडोर चैंपियनशिप जीत लिया है, ठीक है। जो विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप हुई है इसे जीता है लेमोंट मार्सेल जैकब्स ने। ये दौड़ थी 60 मीटर की और इसे इन्होंने पूरा किया है 6.41 सेकेंड में, ठीक है। इसके बाद इंग्लैंड के ऑलराउंडर है बेन स्टोक्स, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अभी हाल ही में 5000 रन पूरे किए हैं। इसके बाद यहाँ पे सामायिकी पे थोड़ा नज़र डालते हैं। तो हेरिटेज टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक अभियान चलाया जा रहा है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया। एक्चुअली में हुआ क्या कि विप्लवी भारत गैलरी का भी हाल ही में उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि राजनीतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि को दर्शाती है, जिसने क्रांतिकारी आंदोलन को गति दी थी। तो उसी के इनॉग्रेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि भारत में अलग अलग जगह पे जो हेरिटेज जगह हैं, पुरानी जगहें हैं, उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ाया जाएगा और उसी हेरिटेज टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए अलग अलग जगह पे राष्ट्रव्यापी अभियान चलाए जा रहे हैं।
तो अभी हाल ही में इसी क्रम में एक विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे देखिए एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है लामितिये। ठीक है, तो भारतीय सेना और सेशल्स के जो सेना है उनके बीच में होती है ये सैन्य अभ्यास। तो ये आपको याद रखना है कि भारत और सेशल्स के बीच में होता है। इस साल 9th एडिशन हो रहा है और एक्सरसाइज का नाम है लामितिये 2022। ठीक है, लामितिये 2022 आपको यहीं याद रखना है। तो जो भी आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनते हैं वैसे ही बनते हैं। सबसे पहले या तो एक्सरसाइज का नाम पूछ लेगा जो कि है लामितिये 2022। दूसरी बात आपसे पूछ लेगा कि जो अभी हाल ही में लामितिये 2022 हुई है एक्सरसाइज, ये किन दो देशों के बीच में हुई है, तो भारत और सेशल्स के बीच में। इसके बाद ये भी पूछ सकता है कि कौन सा एडिशन हुआ अभी इस साल, तो इस साल 9th एडिशन हुआ है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड। इसके बाद यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने एक साल में 40 मिलियन टन से ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन किया है और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड आपको नाम याद रखना है। ये भारत की पहली कंपनी बन गई है जिन्होंने एक साल में 40 मिलियन टन से ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन किया है। फिर यहाँ पे चाइना से न्यूज़ है। यहाँ पे एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और जहाँ पे 132 लोग सवार थे और जो भी यहाँ पे ट्रेजेडी हुई हैं इसके बारे में अभी कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं मिला है। आपको यहाँ से मेनली जो जेट था, जो प्लेन था, विमान था, उसका नाम याद रखना है। एग्ज़ाम में आपसे ज़्यादातर विमान का नाम ही पूछता है। तो विमान का नाम था बोइंग 737 जेट। ठीक है, बोइंग 737 जेट ये एक विमान था जो हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और चीन का ही विमान था, आपको ये याद रखना है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको यूज़फुल लगा होगा आज का सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही अगला अंक प्रकाशित हो और उसकी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, डेली वोकैब, जीके और अलग अलग न्यूज़पेपर मैगज़ीन की पीडीएफ, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक ही प्लेस पे अवेलेबल हो जाती हैं। तो मेक श्योर टेलीग्राम पे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।